नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। चुनाव से पहले दिल्ली वासियों को दी बड़ी सौगात। झुग्गी वासियों को सौंपा उनके सपनों का घर। दिल्ली में केजरीवाल पर जमकर बरसे पीएम मोदी। आपको बताया आपदा की सरकार, बोले आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। लालू यादव के बयान से बिहार में मची सियासी भूचाल। महागठबंधन के ऑफर वाले सवाल पर भड़के नीतीश के करीबी ललन सिंह, बोले हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से। संभल की शाही जामा मस्जिद में मिले मंदिर होने के सबूत। सर्वे रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद बर्क को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से मचा बवाल। डीएम के सांसद कथिर आनंद और उनके सहयोगियों के घर रेड। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई छापेमारी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत झुग्गी वासियों को अपने घर की सौगात दी। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उनके नाम के घरों की चाबियां भी सौंपी। इस परियोजना का मकसद दिल्ली में झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गति और तेज होगी। ये साल बड़े परिवर्तन और विकास के नए लक्ष्य को हासिल करने वाला होगा। यह वर्ष देश के अंदर हर क्षेत्र के विकास के साथ साथ दुनिया में भी भारत की छवि मजबूत करने वाला साबित होगा। जहां झुग्गी वहां अपना घर की परियोजना इसी इरादे की नई शुरुआत है। आज तो बड़ी सौगात दी है पीएम मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए घर बना रहे थे, उनको चाबियां दे रहे थे, और केजरीवाल शीश महल बना रहे थे। ये फर्क है। जो काम केजरीवाल को करना था, आज स्थिति क्या है? दिल्ली में प्रॉपर्टी की स्थिति यह है कि लोग दिल्ली के फ्लैट्स को छोड़कर नोएडा और गुड़गांव में मकान खरीद रहे हैं। क्यों? दिल्ली की वैल्यू खत्म हो गई पिछले 10 सालों में। कारण उसका यह है कि दिल्ली अभी भी 20 साल पहले की दिल्ली ही बची हुई है। दिल्ली में कुछ नहीं कर सके ये केजरीवाल, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, जो उनका काम नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को सहूलियत देने का काम स्टेट गवर्नमेंट की है, अच्छे स्कूल बनाने का काम दिल्ली सरकार की है, यूनिवर्सिटी बनाना, कॉलेज बनाना, यह काम राज्य सरकार की है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि देश की राजधानी है, डुबा के खत्म कर दिया है। आप सेंट्रल दिल्ली को छोड़ दें, दिल्ली के किसी भी इलाके में आप जाएं, आप 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकते। ऐसी गंदगी, ऐसी बदबू, ऐसा पोल्यूशन, ऐसी खराब सड़कें, जिधर जाओ वहां केजरीवाल का मुहर वहां पे दिखाई देता है। लोगों को ये फ्री बीज बांट कर चुनाव जीतना और पूरे 5 साल तक बिल्कुल काम नहीं करना, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति का वो हिस्सा हो गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। इसका असर और प्रधानमंत्री का प्रचार केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जी। वहीं पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आम आदमी पार्टी देश के लिए आपदा से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली में विकास की रफ्तार रोक रखी है। आपदा ने शराब और राशन कार्ड ही नहीं, 10 घोटाले किए, लेकिन लोगों ने अब दिल्ली को इस नाकामी से निकालने की ठान ली है। आपदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अन्ना हजारे को आगे करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में झोंक दिया। आप सरकार आपदा बनकर
दिल्ली पर टूट पड़ी है। जिन विभागों में आपदा का ज्यादा दखल नहीं है वहां तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि आपदा को नहीं सहेंगे, इस बार तो बदल के रहेंगे। आगे कहा कि मैंने 4 करोड़ लोगों को घर देकर उनके सपने पूरे किए, अपने लिए कभी घर नहीं बनाया, मैं भी शीश महल बनवा सकता था। आज तो जमकर बखिया उधेड़ी है। केजरीवाल फिर बाद में आया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद उसने प्रेस को हवाइयां उड़ी हुई थी। वो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव का मैनिफेस्टो लेकर के आया। अब देखिए ये आदमी कितना बड़ा छलावा। भाई जो पार्टी चुनाव हार गई उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो वादा किया वो पूरा करे, और तुमने जो वादा किया उसका क्या? भाई वादा आपने भी किया, बीजेपी ने भी किया, जनता ने आपको चुना, तो वादा पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी करेगी हारने के बाद। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई चीज दिखी। पहली बार देखा मैं कोई पत्रकार की गैलरी से कोई आदमी सवाल पूछ रहा था, तुरंत उठ के भाग लिया, तुरंत उठ के भाग लिया और ये कह रहा है कि जरा उसका नाम पता लो, उसका नाम पता लो, मैं इलाज कर दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सही शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन थोड़ा मर्म रखा अपने अटैक में। उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली में यह आपकी सरकार नहीं, यह आपदा सरकार है, डिजास्टर है। यह दिल्ली के लिए डिजास्टर नहीं है प्रधानमंत्री जी, यह पूरे देश के लिए डिजास्टर है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये जिस तरह का वायरस राजनीति में लेकर के आया है, कोई पार्टी उससे अछूती नहीं है और देश का बंटाधार करवा देगा। ये जिस तरह की घटिया राजनीति, जो टैक्स पेयर्स के पैसे का जो मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, अपनी राजनीति को साधने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये फ्रीबीज जो बांट रही है, ये केजरीवाल के वायरस का कमाल है। और इससे देश बहुत बड़ा नुकसान झेलने वाला है। अभी लोगों को मालूम नहीं चल रहा, आगे चल करके पता चलेगा। दिल्ली की तो शुरुआत आप देखिए, दिल्ली में कभी बजट जो है वो निगेटिव में नहीं गया, ये घाटे में लेकर के आ रहा है। चोरी भी करता है, सीना जोरी भी करता है, और केंद्र सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। भाई अभी तक 14 सीएजी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसमें गड़बड़ झाला है, केजरीवाल छिपा रहा है। और तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग, चाहे उसमें केंद्र सरकार हो, चाहे सीएजी हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसको ये अनर्गल काम करने के लिए बकायदा आप लोगों ने छूट दे रखी है। अदरवाइज उठा करके फेंकिए इस सरकार को, कहिए कि पहले तुम सीएजी की रिपोर्ट पहले पब्लिक करो। तो ये सारी चीजें होती नहीं है। राजनीति चल रही है, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा ये आपदा, ये देश के लिए डिजास्टर है। जी, इस खबर में बात बिहार की। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सीएम नीतीश को लेकर दिए बयान से राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने वाले हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी की तरफ से लगातार ये सफाई दी जा रही है कि एनडीए मजबूती से एक साथ है। अब लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह का बयान भी आ गया है। ललन सिंह ने कहा कि लालू जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये उनसे पूछिए, हम लोग एनडीए में मजबूती से हैं, सबको बोलने की आजादी है, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बयानबाजी तो हो रही है, क्या लग रहा है बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस तरह की कलाबाजी करने में लालू यादव बड़े सूरवीर माने जाते हैं। वो रियल सेंस में मौसम वैज्ञानिक हैं, एक्सपीरियंस्ड भी है, बिहार की नब्ज वो समझते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको कोई यादाश्त उनकी चली गई है या बुद्धि जो है क्षीण हो गई है। वो अभी कुछ दिन पहले तक देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, इंडी गठबंधन की मीटिंग्स ले रहे थे, सारे नेता जो है उनसे जाकर के गाइडेंस लिया करते थे, ममता बनर्जी जाकर के मिल रही थी, है कि नहीं। अब अचानक से उनके इस बयान से बवाल इसलिए मचा है
क्योंकि ये एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखा जा रहा है। और एक तो लालू यादव ने बयान देकर के माहौल को गरमा दिया, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पर्सनली इस चीज को लेकर के सामने आना चाहिए। ये कोई तेजस्वी यादव का बयान नहीं था, ये बयान लालू यादव ने दिया है। तो आप अपने प्रवक्ताओं को लालू यादव के बयान से उसका जवाब दिलवाएंगे तो वो लोगों के गले नहीं उतरती है, और इसलिए संशय की स्थिति पैदा हो गई है। और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है कि लगता है कि भाई कहीं तो नहीं कर रहे, कहीं बदल तो नहीं जाएगा। आप अच्छी इमेज वाले नेता थे, ये जो आपने अलायंस हॉपिंग का जो धंधा शुरू किया, 10 साल में 5 बार इधर से उधर चले गए, उससे आपकी इमेज ऐसी बन गई कि लोगों को लगता है कि कहीं पलटी तो नहीं मार दे। तो एक गलती लालू यादव से हुई और दूसरी गलती नीतीश कुमार से हुई। लालू यादव से यह गलती हो गई कि लालू यादव ने अपने बेटे को ही एक्सपोज कर दिया कि अकेले आप नहीं जी सकते, और नीतीश कुमार से गलती यह हो गई कि नीतीश कुमार ने इस तरह के अफवाह को अलाउ किया, इसलिए उनकी इमेज जो अभी पिछले 4-5 महीने में थोड़ी बेहतर हुई थी, वो फिर से वापस उसी जगह पलटू राम पे पहुंच गई। तो नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए था, और वो मुस्कुरा के बोल करके जाने का नहीं था। आपको अगर गठबंधन बदलना नहीं है तो आपको पुरजोर बहुत ही हार्श लैंग्वेज के साथ इस तरह के अफवाह को खत्म करने की जरूरत थी। जी। और अब बात है यूपी की। एक तरफ संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई रिपोर्ट के इनसाइड डिटेल भी सामने आ गई है, जहां मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। शाही जामा मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं, कुआं भी है, 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मस्जिद के पुराने कंस्ट्रक्शन के बदलने के भी सबूत मिले हैं। तो दूसरी तरफ संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है, वहीं उनके अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, जिसके बाद घर पर बुलडोजर एक्शन की चर्चा भी तेज हो गई है। कितनी मुश्किल बढ़ती जा रही है सपा सांसद की। देखिए, पहले एएसआई की रिपोर्ट के बारे में बात समझ लीजिए। एएसआई को वो तमाम चीजें मिल गई हैं, अब तो 17वां कुआं भी मिल गया है। इन कुओं का जो पूरा का पूरा विवरण पुराणों में है। कोई वो हल्का फुल्का तीर्थ स्थान नहीं है, और इसलिए जो पुराणों में लिखा हुआ था, जो आप ये समझिए कि मुगल कालीन इतिहासकारों ने संभल के बारे में लिखा, सारी चीजें तो वही हो रही है। सारे प्रमाण मिल गए कि वहां एक भव्य मंदिर हुआ करता था, और आसपास जिस तरह से बावड़ी, जिस तरह से सारी चीजें मिल रही हैं, आप ये समझिए कि धरती मैया जो है वो सबूत उगल रही है। अब किस मुंह से अखिलेश यादव कहेंगे कि नहीं मस्जिद को तोड़ने की साजिश है? अब तो सारी चीजें सामने आ गई। एएसआई की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 70 सॉलिड प्रमाण मिले हैं, 70। हालांकि उसको आप अभी कोर्ट में जमा करेंगे, कोर्ट में जाने के बाद जब वो मामला पब्लिक होगा तब लोगों को मालूम चलेगा। तो ये तो पुष्टि हो गई, और जो लोग इसको डिफेंड कर रहे थे, बचाव में उतरे हुए थे, वहां के सांसद जो बेंगलोर में बैठे बैठे यहां पे जो है बवाल कटवा रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर था, उसको ही वो निरस्त कराने गए, नहीं हुआ। अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन सामने आ गया है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कहीं बुलडोजर नहीं रुक रहा है। संभल में जहां इलीगल चीज है, सब जगह वो ऑलरेडी कानून के हिसाब से बुलडोजर चल रहा है। एक राहत मिली है कि अभी फिलहाल जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन ये कब तक चलेगा? संभल के मसले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सेकुलर गैंग ये संभल के केस में बुरी तरीके से फंस गया है, और ये जान
बचा करके ओवैसी जो भागे हैं सुप्रीम कोर्ट कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इंटरवेंशन चाहिए, वो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक नया बड़ा विवाद, ऐसा विवाद जिससे हिंदू बटेंगे नहीं, हिंदू जुटेंगे। ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस वक्त संभल में हो रही है कि जिसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे होने वाला है। जी, आखिरी खबर में बात ईडी एक्शन की। तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। ईडी डीएमके के कद्दावर नेता और तमिलनाडु के मंत्री दुराई मुरुगन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह केस दुराई के बेटे और डीएमके सांसद कथिर आनंद से जुड़ी हुई है। उनके 5 ठिकानों पर रेड डाली गई। बता दें कि 2019 में चुनाव आयोग ने वेलोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर कार्रवाई की और वेलोर का चुनाव रद्द कर दिया। दरअसल चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने कथिर आनंद के घर और अन्य स्थानों से 11 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की। इसके बाद 16 अप्रैल को चुनाव रद्द कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को फिर से चुनाव हुआ। ईडी के एक्शन से बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए बवाल क्योंकि यह मामला नेताओं से जुड़ा हुआ है और जैसे ही किसी नेता के घर पे छापेमारी होती है तो सारे लोग चीखने लगते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन डीएमके का मामला कोई उठा नहीं रहा है दिल्ली में। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है जिस वजह से पार्थ चटर्जी, उसकी गर्लफ्रेंड के घर नोटों का पहाड़ मिला था तो सारे लोग चुप हो गए थे। इनके यहां भी नोटों का पहाड़ मिला था और ईडी उसी संदर्भ में, उसी केस को जांच करने में, भाई इतने करोड़ों करोड़ रुपए कैश कहां से लेकर के आते हो भाई? ये तो कोई मेहनत की कमाई है नहीं। आप दलित उत्थान की बात करेंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो बात तो लंबी चौड़ी आप करते हो और काम जो है ये कुकर्म वाला, माल कमाने वाला। तो मुझे लग रहा है कि डीएमके भी जो है अलग थलग पड़ गई है। स्टालिन साहब को राहुल गांधी को फोन करके पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे ऊपर जब ईडी की कार्रवाई होती है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि भाई सारे लोग जो है आपके समर्थन में खड़े हो जाएं और हमारे लीडर के घर पे छापेमारी हो रही है, वहाँ पे बवाल मचा हुआ है, दिल्ली में कोई कुछ बोलता नहीं है। तो ये ईडी की कार्रवाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। चोर किसी भी पार्टी का हो, चोर किसी भी राज्य का हो, ये काला धन जमा करने वाले किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर के हों, इनकी धरपकड़ जरूरी है और इस तरह के एक्शन से आम जनता को सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज का इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।